हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका बिहार के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस का हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सत्ता के नए केंद्र, और जिसका पार्ट 3 है ये। इससे पहले टोटल 2 पार्ट आ चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख लेना। और ये वीडियो पूरी तरह से हिंदी मीडियम में होने वाली है, तो वीडियो को जरूर देखना, पूरा देखना और शेयर करना अपने दोस्तों में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इस टॉपिक के बारे में, पढ़ते हैं। तो हमने देखा था पार्ट 1 में, मैंने क्या बताया था, यूरोपीय संघ के बारे में बताया था पूरी तरह से आपको, ठीक है, मतलब संगठन के बारे में हमने बात करी थी। और जो हमारा पार्ट 2 था उसमें मैंने आपको बताया था आसियान, ब्रिक्स और दक्षेश के बारे में। सार्क जिसे कहते हैं, इसे सार्क भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कंट्री हम सब पढ़ चुके हैं, जितने भी संगठन है पढ़ चुके हैं। और आज हम राष्ट्र स्टार्ट करने वाले हैं। राष्ट्र मतलब देश, देशों की बात करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट देश हैं उसकी बात करेंगे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और तथा उसके बाद जो पावरफुल हुए हैं, अपना जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था उसके बाद जो पावरफुल हुए हैं उनकी बात करेंगे हम। तो जिसमें रूस इंपॉर्टेंट है हमारा, चीन हो गया, इजराइल, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया, ये जितने भी 6 कंट्री हैं टोटल, इनकी हम बात करेंगे। तो चलो फिर देखते हैं, पहला बात करते हैं रूस के बारे में, रशिया जिसे कहते हैं हम। तो आपको पता होगा रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी। और सीधा टॉपिक पे आते हैं, और ये बहुत ताकतवर भी था एक टाइम पे। तो रूस, तो आपको पता होगा ये चीज़ हमने पहले कर रखी है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ये हुआ था 1991 में। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। ये 1991 में विघटन हुआ था, किसका? सोवियत संघ का। और इसके पहले इसे क्या कहते थे? रूस को सोवियत संघ कहते थे। तो मतलब पूर्व सोवियत संघ का सबसे बृहत भाग था जो रूस था। क्या? रूस मतलब बहुत बड़ा भाग था ये रूस, इसलिए इसका उत्तराधिकारी यही बना, रूस को कहा गया। और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, ये डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है। विघटन कब हुआ? 1991 में, ये पहले मैंने बता रखा है आपको। और मैंने एमसीक्यू जब क्लासेस ली थी, एमसीक्यू तब मैंने कराया था बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ? रूस ने सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। तो ये क्वेश्चन भी बनता है एमसीक्यू में, फटाफट ये नोट करो कि सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो रूस बना था। वहाँ पे ऑप्शन दे देंगे आपको 4-5, और आपको रूस पे क्लिक करना है और रूस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो दुनिया की नज़र में या वैश्विक पटल पर एक शक्तिशाली राज्य है, बहुत ताकतवर है रूस, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और इसके पास ना खनिजों की मतलब भरमार है, बहुत सारे इसके खनिज हैं, इसके पास अपार भंडार हैं। फॉर एग्जांपल देखो, प्राकृतिक संसाधन हो गया और गैस हो गया। आज के टाइम पे भी आपको दिख रहा होगा कि जो यूरोप है ना, फॉर एग्जांपल फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, नीदरलैंड हो गया, स्पेन हो गया, ये जितने भी कंट्री है ना, रूस से गैस गैस खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। दैट्स वाई वहाँ से गैसें खरीदी जाती है और संसाधन कई सारे खरीदे जाते हैं, ठीक है। और इस समय क्या चल रहा है? रसिया ने इन्वेड कर रखा है यूक्रेन में, फिर भी वहाँ से खरीद रहे हैं। तो ये रूस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखना। और रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। और इसके किसकी लीडरशिप में हुई थी? वो व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं आपको याद रखने हैं, और क्वेश्चन आते हैं। और 1991 भी याद रखना आप लोग, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे जो शस्त्र है, यहाँ पे विशाल भंडार है, मतलब इनके पास न्यूक्लियर जो हथियार है बहुत ज़्यादा है। और आपको पता होगा इन्होंने न्यूक्लियर हथियार बहुत जल्दी बना लिया था, ये अराउंड 1949 में बना लिया था, ठीक है, मतलब अमेरिका के बाद, ओके। और परमाणु शक्ति संपन्न राज्य है, इनके पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, लगभग इनके पास 16,000 हथियार हैं परमाणु के, 16,000, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और ये संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, जिसे P5 कहते हैं। P5 का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म है परमानेंट मेंबर। तो 5 मेंबर हैं, ये वीटो पावर है जिनके पास। तो मैं अभी बताता हूँ वो क्या है, पहले ये जानो। तो ये अस्थायी सदस्य है, ठीक है। तो P5 कंट्री कौन कौन है? तो फर्स्ट आपको अमेरिका ले लो, सेकंड रशिया ले सकते हो आप, और थर्ड फ्रांस ले लो आप, और फोर्थ इंग्लैंड हो गया हमारा, और फिफ्थ हो गया चाइना, ठीक है। ये 5 कंट्री हैं जिनके पास वीटो पावर है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, डेट आपको याद रखने, डेट, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है वहाँ पे। और 30 अक्टूबर 1945 को भारत भी सदस्य बन चुका था इसका, सुरक्षा परिषद का, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो याद रखना ये P5 कंट्री मैंने बताया आपको। वैसे ये टॉपिक है हमारा, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तब मैं पूरी तरह से समझाऊंगा आपको, बट यहाँ पे बहुत कुछ आपको याद रखना है। तो ये है रूस के बारे में। और अब बात करते हैं चीन के बारे में। चाइना, चाइना आपको पता होगा, इनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध तो नहीं है, क्योंकि 1962 में एक युद्ध भी हो चुका है इनके बीच, भारत और चाइना के बीच में। ये हुआ था 20 अक्टूबर को, इन्वेड करा था इसने
20 अक्टूबर 1962 को। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। खैर आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये बाद में पूछा जाएगा जब आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे ना, तब जानेंगे हम, तभी मैं बताऊंगा आपको। अगर आप पढ़ना चाहोगे, हमारे से कोर्सेज लेना चाहोगे, तो आप कॉन्टैक्ट करना मेरे पास, ठीक है। तो बात करते हैं चीन की। तो आपको पता होगा यहाँ पे साम्यवादी क्रांति हुई थी, जिसे हम चीनी क्रांति भी कहते हैं, और किसके नेतृत्व में हुई थी? माओ जेडोंग, ये पूरा नाम है माओ जेडोंग, ध्यान रखना। ये बहुत डिक्टेटर था, तानाशाह था ये। इसने मतलब इतने लोगों को मारा था ना वहाँ पे, पूछो मत। डिक्टेटर था पूरी तरह से, तानाशाह था ये। और ये क्रांति कब हुई थी? 1949 में हुई थी। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आप ये निकाल सकते हो आराम से। और चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई, तब जाके यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो अर्थव्यवस्था ना किस पे आधारित थी? सोवियत प्रणाली पे, मतलब सोवियत संघ जैसी प्रणाली थी उस पे आधारित थी। सोवियत संघ से अच्छे रिलेशन थे इनके, बट आगे जाके खराब हो गए थे, वो अलग बात है। फिर अमेरिका का इसने हाथ दामन थाम लिया था। और फिर आज के टाइम पे देखने को मिलता है अमेरिका और इनके बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। खैर वो बात की बात है, मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ाऊंगा कभी और। जब आप इंटरेस्टेड हो गए ना इन चीज़ों में, तब बताऊंगा मैं ये चीज़ें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं ये, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। तो ठीक है, ये चाइना के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड है। अगर बात करते हैं कि जो माओ था, माओ के लीडरशिप में कितना विकास करा चाइना, मतलब कितना डेवलप हुआ, तो जाहिर सी बात है इन्होंने यहाँ पे क्रांति लाई। और इनका जो मॉडल किस पे था? आपको पता होगा, सोवियत पे मॉडल था इनका, मतलब पूरी तरह से कम्युनिज्म या साम्यवादी मॉडल था। तो जो चीनी का विकास का मॉडल था ना अपनाया, उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में कर दिया और उद्योग को खड़े करने पर जोर दिया। कहने का मतलब है यहाँ पे जो मॉडल था समाजवादी था, या साम्यवादी भी आप कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पूंजीवादी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी, पूंजी को निकाल दिया और पूरा सरकारी नियंत्रण में आ गया। और चीन क्या है? समाजवादी मॉडल है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, नो डाउट, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एमसीक्यू में बन सकते हैं। और यहाँ पे विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा, तो ये माओ के नेतृत्व में करा गया था लक्ष्य। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या करा इसने? सारे संसाधनों का उद्योग में लगा दिया, जितने भी संसाधन थे सबको उद्योगों में थोप दिया, मतलब कि करने लग गया क्या? उद्योग को डेवलप करने लग गया ये, ठीक है। कौन? माओ जेडोंग, जिसके नेतृत्व में चीनी क्रांति हुई थी, या साम्यवादी क्रांति हुई थी, या समाजवाद क्रांति हुई थी, ठीक है। और चीन जो इसके नागरिक थे, चाइना के जो नागरिक हैं, इनको रोजगार, हेल्थ हो गया, हेल्थ सुविधा हो गया, मतलब स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण योजना, जन कल्याण योजना जिसे कहते हैं हम, लाभ के लिए बहुत सारे इसने नियम बनाए, बहुत सारे लाभ देने का वादा करा, मामले आए, विकसित करा देश को। और बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा उत्पन्न हुई, मतलब देखने को मिलता है, देखो चाइना की जनसंख्या खैर पहले तो बहुत नंबर 1 पे थी, अब भारत आ चुका, अलग बात है, बट चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा है, अभी भी बहुत ज़्यादा आबादी है यहाँ पे चाइना की, ठीक है। तो ये जनसंख्या इनके बीच में ना एक मतलब कि आ रही थी, मतलब टांग अड़ा रही थी डेवलपमेंट में। और यहाँ पे जो कृषि है, तो तरीकों पर आधारित था, परंपरागत तरीकों पर आधारित था, वहाँ के उद्योग जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे थे। जो यहाँ पे उद्योग थे, जो वहाँ की जनता थी, उनकी जो बेसिक नीड्स है ना, वो भी फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो ये भी याद रखना आप लोग, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये अगर क्वेश्चन आता है तो आपको हैंडल यही करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये कि माओ के नेतृत्व में चीन का विकास, आप क्वेश्चन मार्क दे देंगे और आपको यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हैं कि चीन में सुधारों की पहल, मतलब माओ जेडोंग ने करा, फिर आगे जाके लीडर्स तो बदलते रहते हैं ना, तो यहाँ पे पहल हुई, मतलब स्टार्टिंग करी गई। तो 1972 में हुआ ये चीन में फर्स्ट टाइम। इन्होंने क्या करा? अमेरिका से संबंध बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने बताया था ना पहले क्या था, सोवियत संघ के करीब थे, फिर ये अमेरिका का दामन थाम लिए थे। तो इन्होंने अपने संबंध बनाए, राजनीतिक और आर्थिक पूरी तरह से संबंध बनाने लग गए, एकांतवास में खत्म कर दिया, पूरी तरह से संबंध बनाए, अच्छे रिलेशन बनाए। और जो यहाँ पे 1973 में प्रधान मतलब राष्ट्रपति थे, चाउ एन लाई, यहाँ पे प्रधानमंत्री लिखा ना, प्रधानमंत्री कट कर देना, राष्ट्रपति की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि चाइना में राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो 1973 में क्या हुआ था? चाउ एन लाई जो यहाँ पे राष्ट्रपति थे, लीडर थे, इन्होंने कृषि, उद्योग और सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी को बहुत ज्यादा ध्यान रखा और इनका आधुनिकीकरण किया, मॉडर्नाइजेशन कर दिया पूरी तरह से। 4 प्रस्ताव रखे इन चीजों के। 4 प्रस्ताव कौन कौन से? कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी। तो याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, तो आपको हैंडल ऐसे करने हैं, ओके। और फिर 1978 में क्या करा इन्होंने? यहाँ पे कौन नेता था यहाँ पे? देंग श्योंगपैंग। तो ये अब देखो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि जिन्होंने यहाँ पे जो खुले द्वार की नीति अपनाई थी वह कौन था? तो देंग श्योंगपैंग था। और ये डेट 1978 याद रखना है आपको। इन्होंने क्या करा? आर्थिक सुधारों के लिए यहाँ पे और खुले द्वार की नीति को घोषणा कर दी, मतलब कि यहाँ पे अब विदेशों से लोग व्यापार करने आ गए। पहले क्या था कि चाइना है, चाइना में कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आता था व्यापार करने, बट यहाँ पे खुले द्वार की नीति अपना ली, जिसके कारण लोग व्यापार करने आ गए यहाँ पे। और 1982 में क्या कर दिया इन्होंने? खेती का निजीकरण भी कर दिया, मतलब कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जिससे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ आगे जाके, ओके। और 1998 फिर आया,
तो ये आपको सारे याद करने हैं, ये डेट वगैरह याद करने हैं। तो फिर आगे जाके पहले कृषि का करा और फिर 1982 में और फिर 1998 में क्या करा, उद्योग कर दिया, इंडस्ट्री का भी निजीकरण कर दिया गया। और इसके साथ ही जो चीन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। ये सी है, जिसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, ध्यान रखना। तो मैं आपको यहीं से एमसीक्यू कराते जा रहा हूँ। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसका भी स्थापित करे गए। और 2001 में क्या करा, इसने विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WTO। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, तो इसमें भी शामिल हो गया। और ये क्वेश्चन भी बनता है कब शामिल हुआ था, तो एमसीक्यू याद रखना है आपको। और इसी तरह क्या करा, इसने दूसरे 2 देश थे, मतलब अदर कंट्री थे चाइना के बराबर, और तो अपनी अर्थव्यवस्था खोल दिया और यहाँ पे दिशा में एक कदम को बढ़ाया, मतलब एक कदम बढ़ाया। और चीन के पास अब विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है, तो जाहिर सी बात है व्यापार लोग आ गए यहाँ पे, अलग अलग कंट्री से लोग आते थे यहाँ पे व्यापार करने, ट्रेड हो गया, व्यापार हो गया, सब करने आते थे, जिस कारण क्या हुआ, ये डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। अब इसके कुछ नकारात्मक पहलू देख लेते हैं। अब देखो, अब हर चीज़ होती है, उसके कुछ नकारात्मक पहलू भी होते हैं, जैसे कि एडवांटेज होते हैं ना किसी चीज़ के, उसी तरह डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो डिसएडवांटेज की बात करते हैं, अब नकारात्मक पहलू। तो आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ, मतलब कि देखो काम तो इन्होंने अच्छा करा बट सभी को नहीं मिला वो, और सभी को मिल भी नहीं सकता, सब लोग थोड़ी ना खुश हो जाते हैं। और चीन में बेरोजगारी बढ़ गई इससे, और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं अभी, मतलब कि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, बेरोजगारी तो हर देश में है, खैर तो यहाँ पे भी है। और यहाँ की जो महिलाएं रोजगार में और काम के करने में हालत संतोषजनक नहीं है, तो महिलाओं को रोजगार तो मिलता ही नहीं यहाँ पे। जो गर्ल्स हैं या लेडीज़ हैं, उनको बहुत मुश्किलें का सामना करना पड़ता है यहाँ पे जॉब्स के लिए। और जो गाँव और शहर हैं, ये और तटीय व मुख्य भूमि रहने वाले लोगों के लिए आय में अंतर बढ़ा, मतलब कि देखो जो गांव और शहर है, जो तट के पास रहते थे और जो मेन लैंड के पास रहते थे, इनकी अब आय में, मतलब कि इनकम में डिफरेंट आ गया, बहुत ज़्यादा आय में बहुत अंतर बढ़ गया। और जो विकास की गतिविधियाँ, पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुँचाई, इसने पर्यावरण को हानि पहुँचाया। और चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ा, तो ये भ्रष्टाचार भी होने लग गया, डेवलपमेंट के नाम पे पर्यावरण को दूषित करा, खैर आज के टाइम पे भी हो रहा है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें, पर्यावरण बहुत दूषित हुआ था यहाँ पे। अब देखते हैं नया केंद्र, मतलब कि अब चैलेंज करने आ गया अमेरिका को ये। तो क्षेत्रफल के हिसाब से विशाल आकार है, चाइना बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, ध्यान रखना। आई थिंक देखा जाए तो भारत कितने नंबर पे, 7वें नंबर पे ना, ये आई थिंक होगा 5वें नंबर पे होगा ये, हाँ मे भी 5वें नंबर पे, आप कंफर्म कर लेना। देखो पहला तो रशिया है, मैं आकार की बात कर रहा हूँ, विशाल आकार की, रशिया है। फिर आप कनाडा ले लो, फिर अमेरिका हो गया, फिर मे बी ब्राज़ील है, और फिर चाइना, और देन ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर पे, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, और देन इंडिया 7 नंबर पे इंडिया। तो मैं भी एक बार कंफर्म कर लेना, मैं चाइना और ये ब्राज़ील में कंफ्यूज हूँ, बाकी आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो हिसाब से विशाल आकार है। और 2001 में क्या करा था कि इसका सदस्य बन गया, ये मैंने पहले बताया। और विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, मतलब कि अमेरिका को चैलेंज करता है। और जापान, अमेरिका और आसियान के जितने भी देश हैं, आसियान मैंने पढ़ाया था ना आपको इसी चैप्टर में, और रूस, सभी से व्यापार में बहुत आगे है चीन, विवादों को भुला चुके हैं। और जितने विवाद होते थे ना कि मतलब कुछ विवाद है, अब देखो विवाद कहाँ नहीं होते, तो वो सबको भुला के आगे बढ़ चुके हैं, और ये डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ये लोग। और 1997 में क्या होता, वित्तीय संकट आया था आसियान देशों में, तो अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने के लिए चीन ने आर्थिक उभार की काफ़ी मदद करी थी। तो जो आसियान कंट्री में आया था, यहाँ पे आर्थिक वित्तीय संकट आ गया था यहाँ पे, आसियान कंट्री जितने भी है, कितने कंट्री हैं टोटल, 10 कंट्री है ना, टोटल 10 कंट्री हैं। तो और चीन के पास परमाणु हथियार भी है, परमाणु संपन्न देश है ये, ताकतवर भी है। कब करा था, 1964 में, डेट मैं बताते जा रहा हूँ, देखो डेट 1964 में करा था। और 10 साल बाद कब करा था, भारत ने करा 10 साल बाद, मतलब 1974 में। बुद्धा स्माइलिंग, बुद्धा स्माइलिंग, वेरी वेल। और सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, बिल्कुल मैंने बताया ना 5 कंट्री हैं, कौन कौन 5 कंट्री हैं, अमेरिका है, अस्थायी सदस्य है ना सुरक्षा परिषद का, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है और इंग्लैंड है। ये 5 कंट्री हैं जिनके पास वीटो पावर है, वीटो पावर, ठीक है। और वीटो पावर का एक महत्व है, वो मैं बताऊंगा आगे जब ये टॉपिक आएगा। और यहाँ पे लातिनी अमेरिका, मतलब जो लैटिन अमेरिकन है, उन और अफ्रीका देशों में क्या करा, निवेश करता है बहुत ज़्यादा, और इनकी सहायता करता है और अपनी नीतियाँ दर्शाता है यहाँ पे। और चीन में विश्व एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है, तो एक ताकतवर देश है, लाइक अमेरिका की तरह या फिर इंग्लैंड की तरह। जितने भी कंट्री जितने ताकतवर है, भारत भी ताकतवर है, बराबर है भारत, नो डाउट। अब बात करते हैं इजराइल। इजराइल ना बहुत छोटा कंट्री है, ये जो अरब देश है ना, उनके बीच में स्थित है ये। अब पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, इनके साथ ना बहुत ज़्यादा शोषण हुआ था, बहुत ज़्यादा।
एक बॉलफोर डिक्लेरेशन आया था, वो खैर आपका टॉपिक नहीं है, ये आईआर का टॉपिक है। बट क्या करूँ, मैं आईआर का स्टूडेंट हूँ ना, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन जिसे कहते हैं, इसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है, काफ़ी किताबें पढ़ी है इस पर मैंने, तो दैट्स वाई मेरे ये दिमाग में आ जाता है ये सब चीज़ें। तो इजराइल ना एक छोटा सा देश है, और क्या, तो विश्व के मानचित्र पर एक बिंदु के समान, मतलब कि विश्व जो मानचित्र है वो बिंदु के समान है, मतलब एक छोटा देश है, और समान सूक्ष्म यहूदी, मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे है ना धर्म, यहूदी धर्म है, और सियोनवादी है, और राष्ट्र के बीच में सत्ता का नया केंद्र बनकर उभर आई है। और इसके निम्नलिखित कारण है। तो इजराइल की अर्थव्यवस्था मजबूत है, फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, उन्नत तकनीक है यहाँ पे टेक्नोलॉजी, और औद्योगिकरण तथा कृषि विकास में अग्रणी है। तो ये सारे इन्होंने विकास करा है, और ये बहुत छोटा देश है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ताकतवर देश है या बहुत बड़ा देश है, बहुत छोटा देश है, बट ये बहुत ताकतवर है। इसकी मोसाद है ना, इंटेलिजेंस एजेंसी, बहुत ताकतवर है, मतलब सबको मार दे, ऐसा है। ठीक है, और रक्षा और गुप्तचर मामलों में अग्रणी है ये। तो जैसे गुप्तचर मैंने बताया ना, मोसाद की बात हो रही है यहाँ पे, और रक्षा मतलब डिफेंस वगैरह में ताकतवर है। आपको पता है इसके हथियार कितने ताकतवर होते हैं, इवन अमेरिका की जो डिफेंस है ना, ये संभाल रहा है इजराइल। और तकनीकी क्षेत्र में नवाचार का उपयोग करता है, मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता रहता है। और यहाँ पे बहुत सारी प्रतिकूलता, विद्युत निरंतरता है, और सिद्धांत का पालन करते हैं ये लोग। अब इजराइल विश्व राजनीति में और विशेष रूप से बहुत ताकतवर हो चुका है, और पश्चिमी एशिया राजनीति में एक विशेष भूमिका दर्शाता है ये। तो पश्चिमी एशिया में स्थित है ये, और एक विशेष भूमिका है इसकी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे प्यारा भारत। जाहिर सी बात है इंडिया की बात करेंगे, तो आई लव इंडिया बिकॉज आई एम इंडियन, और यू ऑल्सो इंडियन ब्रो कोड। ओके, तो 21st सेंचुरी में भारत एक उद्यमियान है, पूरी तरह से वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा ये, और देखा जा रहा है बहुत ताकतवर है। यहाँ पे बहुआयामी दृष्टिकोण है। ठीक है, क्या है दृष्टिकोण, और भारत की शक्ति तथा उसके उदय का अनुभव कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और भारत की जनसंख्या आपको पता होगा 135 करोड़, 35 करोड़ से भी ज़्यादा है। और यहाँ पे युवा है, मतलब यूथ है सिर्फ। ठीक है, यूथ है सिर्फ। और भारत की जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति भी बहुत सुदृढ़ है। मतलब कि अब देखो, सांस्कृतिक रिलेशन तो हमारे कई कंट्री से हैं बहुत, जैसे कि बौद्ध धर्म से संबंधित आ जाते हैं यहाँ पे। तो चाइना से भी है, जापान से भी है, श्रीलंका से भी है, कंबोडिया से भी है। और सामाजिक रिलेशन है, आर्थिक रिलेशन तो है ही, बहुत देशों के साथ हमारे आर्थिक रिलेशन है, सभी देशों के साथ है। और आपको पता होगा भविष्य में जो 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है, और एक विशाल प्रतिनिधि व्यापार केंद्र था, और संपूर्ण विश्व में 200 मिलियन भारतीय प्रवासियों के साथ भारत के प्राचीन मतलब कि बहुत पुरानी बात हो रही है, संस्कृति भारत में और शताब्दी शक्ति के रूप में, नए केंद्र के रूप में उभरा है, विशिष्ट अर्थता महत्व प्रदान करती है। तो ये आपको देखो, मैं फटाफट पढ़ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आप ये सब याद है आपको, तो एक बार ये देख लो आप, बस प्राचीन है, और नया केंद्र है पूरी तरह से। तो भारत की सैन्य शक्ति बहुत मजबूत है, परमाणु है हमारे पास, परमाणु तकनीक है, आत्मनिर्भर बनाती है ये। 1970 में करा था ना पहला, और दूसरा कब करा था, 1998 में, 1998 में। और भारत सत्ता का नया केंद्र विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य में है। तो मेक इन इंडिया, ये देखो, मेक इन इंडिया योजना भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बना सकती है पूरी तरह से। ठीक है, और सभी परिवर्तन वर्तमान विश्व में भारत की शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र बनते जा रहे हैं। तो भारत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है, ताकतवर कंट्री बन चुका है, और यहाँ से सारे रिलेशन अच्छे हैं सभी कंट्री के साथ, पहले भी और अभी भी, मतलब कमजोर तो थे ही नहीं हम कभी। अब बात करते हैं जापान की। आपको पता होगा जापान पे हमला हुआ था एक टाइम पे, कब हुआ था, 1945 में हुआ था, याद है? 6 अगस्त और 9 अगस्त, हिरोशिमा एंड नागासाकी, पढ़ाया था ना। तो एशिया महाद्वीप में स्थित एक द्वीपीय देश है ये, और एक ऐसा देश है ना जिसने विभीषिका झेलने की एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे परमाणु हथियार गिराए गए थे। कब गिराए गए थे? 1945 में। ठीक है, किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया था। कहाँ पे गिराया था? हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया था। ठीक है, और जापान के जो संविधान है ना, अनुच्छेद 9 में बताया गया है कि जो अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग को हमेशा के लिए त्याग, मतलब यहाँ ताकत का इस्तेमाल है ही नहीं। शांति प्रिय देश बन चुके हैं जब से इन पे परमाणु हथियार से हमला हुआ है, क्योंकि इन्होंने देखा है ना कि कितना नुकसान, कितने लोग मर जाते हैं, तड़प के लोग मर जाते हैं यार। परमाणु हथियार एक ऐसा चीज है। ठीक है, और ये नए केंद्र के रूप में उभरा है ये पूरी तरह से। तो जाहिर सी बात है जापान के पास प्राकृतिक संसाधन है, मतलब कम है, और कच्चे माल का आयात करता है पूरी तरह से ये। अब जाहिर सी बात है कहाँ से होगा, पूरा समुद्र से घिरा हुआ है, और इसके बावजूद जो उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद में बनाने में प्रसिद्ध है, जैसे कि सोनी हो गया, अब पैनासोनिक, होंडा, सुजुकी, प्रसिद्ध जापानी ब्रांड है ये, देख रहे हो, सोनी, पैनासोनिक, होंडा, ये इन्हीं के ब्रांड है। और ये
OECD का भी सदस्य बन चुका है 1964 में। और जापान की अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था है दुनिया की। देख रहे हो, मतलब भारत से भी ज़्यादा। आबादी बहुत कम है यहाँ पे, 15 करोड़ के आसपास है, 15 करोड़ से कम है आबादी यहाँ की। 12-13 करोड़ है, ठीक है, बट ताकतवर देखो कितना है। और G7 का सदस्य है ये। G7 कहते हैं ना, G7 तो एशिया में देशों में अकेला है ये, ऐसा एशियन देशों में जो G7 कंट्री का, मतलब कि जो समूह है वो, मतलब समूह का इंग्लिश क्या होती है, ग्रुप, मतलब G7 जिसे बोलते हैं, उसका सदस्य है। और आबादी के लिहाज से जापान का विश्व में 11वां स्थान है, तो आबादी तो बहुत कम है यहाँ पे। और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान के लिए बहुत है, और जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है ये। और इसका लिहाज विश्व में जापान 7वां स्थान है, तो मतलब सैन्य जो खर्च होता है ना, वहाँ पे 7वां स्थान है। और 1991 में जापान अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन कर चुका है। तो 1951 में कर लिया, मतलब परमाणु जब से हमला हुआ यहाँ पे। वैसे अमेरिका और ये बहुत कट्टर दुश्मन थे। जापान ने तो पर्ल हार्बर उड़ा दिया था पूरी तरह से, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट कंट्री, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। और इसका तो डिफेंस क्या है, अमेरिका चलाता है पूरा। इसका जो डिफेंस है ना, ताकत अमेरिका के हाथों में है। तो ये प्रायद्वीपीय बहुत इंपॉर्टेंट देश है। और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया तथा उत्तरी कोरिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया विभाजित किया गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये अलग कर दिया गया था पूरी तरह से, और ये समाजवाद के फेवर में थे। और आपको पता है नॉर्थ कोरिया में, याद है कौन है, किम जोंग, याद होगा। एशिया महाद्वीप में स्थित है ये। कहाँ पे स्थित है, एशिया महाद्वीप में। और रिपब्लिक ऑफ कोरिया जिसे दक्षिण कोरिया जिसे बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या है, सियोल। बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है जहाँ हान नदी होकर गुजरती है। हान नदी, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, हान नदी कौन से देश में है, तो ध्यान रखना। और केंद्र के रूप में उभरा ये भी रूप में। तो 1960 के दशक से और 1920 के बीच में क्या हुआ था इनमें, तो आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकसित हुआ ये। और हान नदी इसके लिए चमत्कार कहा जा सकता है। तो जो हान रिवर है ना, एक चमत्कार है इनके लिए। और 1996 में ये OECD का भी सदस्य बन गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और 2017 में दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था है, 11 नंबर। मतलब कि देखो भारत से पीछे है, बट हाँ है ना ताकतवर। बाकी कंट्री उठा के देख लो आप, अफ्रीकन कंट्री आती है, नहीं आती ना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और जो ह्यूमन राइट है ना, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो 2016 के अनुसार विश्व में दक्षिण कोरिया का HDI 18वां रैंक है। खैर हमारा तो बहुत पीछे है फिर भी। और दक्षिण कोरिया का जो उच्च मानव विकास है इसके लिए भी बहुत जिम्मेदार है। और प्रमुख कार्य में सफल भूमि सुधार है, यहाँ पे ग्रामीण विकास है, व्यापक मानव संसाधन विकास, त्रिम न्याय संगत आर्थिक वृद्धि शामिल है। तो इन कारणों से इनका डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। और अगर सेना के लिहाज से देखा जाए तो दक्षिण कोरिया 10वां स्थान है यहाँ पे। और कोरिया उच्च प्रौद्योगिकी के लिए भी प्रसिद्ध है यहाँ पे। और सैमसंग, LG, हुंडई, तो ये प्रसिद्ध ब्रांड है जो भारत में है, मतलब भारत में चल रहा है ना। हुंडई हो गया, LG हो गया, ये कहाँ के हैं, यहीं के तो हैं, साउथ कोरिया के। ओके, तो कैसी लगी ये वीडियो, हमें फीडबैक दो अपना, फटाफट कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और कंप्लीट कोर्स इंग्लिश का आ चुका है, और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों का है। इस नंबर पे संपर्क करो, फटाफट संपर्क करो, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, स्पेशल नोट्स, प्रीवियस ईयर PDF, वीकली एंड मंथली टेस्ट, 249, ओनली फॉर 249। फटाफट संपर्क करो इस पे, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो।